प्रभु चावला इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, रजत शर्मा डेली का एडिटर, जिसमें मेरी वो 3 इंस्टॉलमेंट छपी थी। रजत शर्मा ने प्रतीश नंदी को लेटर लिखा कि वो जो गोल्ड स्टोरी के लिए प्रभु चावला को 1 लाख रुपए का अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब कमाल की देखिए आप चतुराई इनकी। प्रभु चावला ने कोई स्टोरी नहीं किया, प्रभु चावला ने कोई फोटोग्राफ नहीं खींचा। तो प्रतीश नंदी का कहना था कि हमने सब एडिटर्स को ये बोला था कि उनके न्यूज़पेपर की बढ़िया स्टोरी कौन सी है या बढ़िया पिक्चर कौन सी है। और बोलते फनी बात यह है कि आपका एडिटर अपने न्यूज़पेपर को रिकमेंड नहीं कर रहा और दूसरे न्यूज़पेपर को रिकमेंड कर रहा है, वो भी एडिटर को, जिसका कोई रोल नहीं है स्टोरी में। वर्ल्ड द न्यूज़पेपर देख के हमने एक बहुत बड़ी मुहिम इनको निकालने की चला रखी थी। एम्प्लॉयज़ यूनियन जो हमारी थी, द डेली न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ यूनियन, और बॉम्बे यूनियन और जर्नलिस्ट जो थी वो हमारे स्कोर पे थी। तो हमारी जो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती थी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ हमारा ऑफिस था कोलाबा में, तो हर सीढ़ी के स्टेप के लेफ्ट साइड में दीवार के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर हमने हमारे आर्टिस्ट जो थे न्यूज़पेपर के, सतीश कामत और दूसरे, इन्होंने लगाए हुए थे। आपने देखा होगा बिजली के खंभों पे एक खोपड़ी और 2 हड्डियां ऐसे क्रॉस बना होता है, तो उसके नीचे 440 वोल्ट लिखा होता है। तो रजत शर्मा को वो जो खोपड़ी वाला डेंजर था वो बनाया हुआ था। वो हम नीचे रजत शर्मा हाय हाय, रजत शर्मा मुर्दाबाद के नारे हमारे पूरे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, हमारी यूनियन लगाया करती थी। हम 4 आदमी यूनियन के बैठे होते थे, रजत शर्मा को उठा के बोलते, हाँ जी अडवाणी जी, पाँव लागू, हाँ जी आप कब आ रहे हो बॉम्बे आप? नहीं सर मैं आ जाता हूँ, आप हुक्म कीजिए, मैं दिल्ली आ जाता हूँ। फोन रख देना और हमें हमारे ऊपर रोक झाड़ना। ये देखिए अडवाणी जी, एलके अडवाणी जी का फोन आया था। थोड़ी देर के बाद फिर वो बजर बजना, फिर फोन उठा लेना ऐसे, हाँ जी मधोक साहब, अच्छा वाजपेयी साहब ने याद किया है, ठीक है मैं आता हूँ, मैं 2 दिन में आ रहा हूँ दिल्ली, वाजपेयी साहब से बात करता हूँ। जब हम मीटिंग पे जाते हैं तभी वाजपेयी साहब का फोन क्यों आ जाता है, तभी अडवाणी का फोन क्यों आता है? जी पहले बोल के रखते हो क्या, जब मीटिंग में एम्प्लॉइज आए तो इनसे फोन करवा देना। बोलते सर कौन सा अडवाणी, कौन सा वाजपेयी? हमने कहा अभी मीटिंग में तो फोन आया था। बोले सर फोन तो 4 दिन से बंद पड़ा है, डेड पड़ा है, वो तो लाइन ही खराब है पूरी। जब फोन ही डेड पड़ा फोन आएगा कहाँ से? ये हमारे रजत शर्मा जी हैं जो आपकी अदालत करते हैं। कभी मेरी अदालत में आ जाए तो मैं उनको सवाल पूछूंगा कि डेड फोन से आप अडवाणी से और वाजपेयी से बात कैसे करते थे? तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं बलजीत परमार, अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके। बहुत दिनों से एक चर्चा चल रहा था कि गोदी मीडिया का रोल आज के दिन में हिंदुस्तान में क्या क्या गुल खिला रहा है, कैसे पूरे देश को एक सोचे समझे एजेंडे के नीचे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। झूठ का, अनट्रूथ का, लाइज का प्रचार हो रहा है और बहुत पूरा देश इस बात से परेशान है कि अचानक इस मीडिया को क्या हुआ। वो मीडिया जो लोगों की बात करता था, वो मीडिया जो हक की बात करता था, सच की बात करता था, इंसाफ की बात करता था, एक जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स नाम की चीज़ हुआ करती है, उसकी बात होती थी। एक जर्नलिस्ट जिसको एक सोसाइटी का आईना माना जाता था, एक मिरर सोसाइटी का माना जाता था, उस आईने में इतनी त्रेड़ क्यों आई, वो आईना टूटा कैसे, एक जो तिलिस्म बना हुआ था वो कैसे टूटा, ये बहुत से सवाल सोसाइटी में उठ रहे थे पिछले कुछ सालों से। हम भी सोच रहे थे कि इस विषय पे बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहनी सुननी थोड़ी मुश्किल होती, लोग बोलना नहीं चाहते। तो मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि इस विषय पे बात करूं, क्योंकि मैं इस फील्ड में से हूं, मैं खुद एक पत्रकार हूं और ये पत्रकारिता में जो एक ये इतनी जो इसका स्टैंडर्ड इतना गिरा,
रसातल की तरफ जा रहा है, उसको ये बातें हुई कैसे। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं पुराने, हमेशा कमेंट करते हैं, अंगद पाल सिंह बराड़ उनका नाम है। उनका एक आज एक रिक्वेस्ट आई मेरी चैनल पे कि पत्रकारों को ये इस विषय पे बात करनी चाहिए और आप ये बात क्यों नहीं करते। तो मेरे लिए शायद एक मुझे चैलेंज लगा है कि शायद ये मेरा छोटा भाई, मुझे मालूम नहीं इसकी उम्र क्या होगी, शायद बड़ा भी हो सकता है मेरे से। तो ये अंगद पाल सिंह बराड़ ने जो एक सवाल खड़ा किया, मैं उसके जवाब में आज मैंने जो फैसला किया कि मैं इस विषय पे बात करूंगा। और इसके लिए हमने एक स्पेशल दिन भी चुना है कि जो हमारी जो बातचीत होती है इस चैनल पे बलजीत परमार पर यू पे, वो मंगलवार को हम लोग हिंदी में उसके ऊपर चर्चा करते हैं और शनिवार को हम लोग सैटरडे को पंजाबी में उस पर चर्चा करते हैं। एक क्राइम का सेगमेंट है और एक पंजाबी सेलिब्रिटीज का सेगमेंट है। तो हमने कुछ आज फैसला किया दोस्तों ने बैठ के, जो मेरे साथ इस चैनल को चलाने में, इसको आगे बढ़ाने में जो मेरा साथ दे रहे हैं, तो आज हमने फैसला किया कि हर गुरुवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन हम कुछ ऐसी बातें किया करेंगे जो हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, देखने वाले हैं, हमें उनके बातों का, उनके सवालों का, उनके क्वेश्चंस का हम जवाब दिया करें। तो उस कड़ी में आज एवरी थर्सडे हम अपने रीडर्स, देखने वाले, चाहने वाले, उनके सवालात के जवाब दिया करेंगे। उनके द्वारा उठाए गए जो विषय हैं, जो इश्यूज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो द्वंद्व हैं उनके, उसके ऊपर हम बात किया करेंगे। तो आज माई स्पेशल थैंक्स टू माई वेल विशर अंगद पाल सिंह बराड़। मैं उनका ये सवाल था कि गोदी मीडिया जो है वो आज के दिन में क्या रोल अदा कर रहा है और यहाँ तक हर्द पहुंची कैसे। तो मैं इशू तो बहुत बड़ा है और बहुत समय लगेगा इसको बताने में, लेकिन मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कोई किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो हम एक केस स्टडी लेते हैं, हम एक केस ले लेते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हम अपना पूरा जो विश्लेषण होता है, जो तबसरा होता है, वो करते हैं हम लोग उस इशू के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा 1983 के टाइम तक। मैं नया फ्री प्रेस जर्नल में मुंबई के अंग्रेजी अखबार में काम करने गया था और फ्री प्रेस जर्नल ग्रुप का एक पहले वीकली एक मैगजीन हुआ करता था, बाद में फोर्टनाइटली हो गया वो, उसका नाम था ऑन लुकर। तो और मेरे जो एडिटर थे वो वीरेंद्र कपूर थे। वो उनका भी थोड़ा जो उनकी जो लीनिंग्स थी वो टवर्ड्स बीजेपी और आरएसएस की उस जमाने में। और लेकिन जो ऑन लुकर के एडिटर थे, आप सुन के हैरान हो गए कि उस ऑन लुकर मैगजीन के जो एक कलकत्ता का एक मारवाड़ी फैमिली जो है, एक वो जो फ्री प्रेस अखबार चला रही थी उन दिनों में, आज भी वही चलाते हैं, उनका वो जो फोर्टनाइटली मैगजीन था ऑन लुकर, उसके एडिटर थे मिस्टर रजत शर्मा। आजकल बहुत बड़ी एक टीवी चैनल चला रहे हैं, आपको मालूम है, और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं वो। दिल्ली क्रिकेट के भी कुछ अहदेदार बने हुए हैं DDCA के, और अपनी चैनल भी चला रहे हैं। और शुरू में जो चैनल शुरू हुई थी उनमें से एक है वो। ये उस छोटे से उस मैगजीन की सर्कुलेशन उस जमाने में कोई 3-4 हज़ार हुआ करती थी सिर्फ, लेकिन एक बड़े मकसद से वो मैगजीन चलाया जा रहा था। तो ये उसके एडिटर हुआ करते थे और उसी ऑफिस में बैठते थे जहां मैं फ्री प्रेस जर्नल में एक छोटी सा नया एक रिपोर्टर लग के गया था। तो मुझे ये कई बार लगता था कि जो एडिटर होते हैं बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इनकी नॉलेज जो है वो
इंटरनेशनल इश्यूज पे, नेशनल इश्यूज पे, समाज के प्रति, लोगों के प्रति इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब मैं कभी इनके कैबिन में, छोटी सी कैबिन हुआ करती थी एक ऑफिस में, कोई रूम भी नहीं था, छोटी सी कैबिन थी, वहाँ बैठा करते थे, तो मैं जाके मिलना कभी, तो मुझे लगता था कि मेरा एक इमेज बना हुआ था एक एडिटर का माइंड में, जहन में मेरे, तो वो थोड़ा टूटना शुरू हुआ कि अगर इस किस्म के एडिटर होते हैं तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। हालांकि जो वीरेंद्र कपूर थे, जो डेली अखबार के एडिटर थे फ्री प्रेस के, उसी ग्रुप के, वो तो बहुत अच्छी बातें किया करते थे, वो उनकी नॉलेज भी बहुत थी, उनको लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था, और वो जर्नलिज्म क्या होता है, रिपोर्टर्स को कैसे ट्रीट करना है, वो भी आता था। लेकिन ये शख्स जो जिनका नाम रजत शर्मा है, ये हंसी मजाक और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, तो एक सुपरफ्लुअस नेचर जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, वो मुझे रियलाइज मैंने किया उस जबकि मैं खुद एक बहुत नया और एक ट्रेनी रिपोर्टर समझ लो अंग्रेजी में। हालांकि उसके पहले मैं काफ़ी पंजाबी में और दूसरे फील्ड में तजर्बा करके आया था। तो एक दिन मुझे बुलाया इन्होंने, बोलते उतने भी गोल्ड स्मगलिंग बहुत हुआ करती थी, हाजी मस्तान और दाऊद और वरदराजन मुडलियार, ये लोग बहुत बड़ा एक गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट चलाते थे। तो मुझे रजत शर्मा ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे मैगजीन के लिए एक गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर एक स्टोरी करके दीजिए, और वो नेक्स्ट एडिशन में हमने छापनी है। उसी टाइम पे उस महीने के बिगिनिंग में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक एक बहुत बड़े कस्टमर के ऑफिसर हुआ करते थे, मैजिस्ट्रेटी अरोड़ा, लक्ष्मण दास अरोड़ा। उनका बाद में बबलू श्रीवास्तव ने मर्डर भी करवा दिया था इलाहाबाद में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो उस पहले 10 दिन में 7 कंसाइनमेंट गोल्ड की अरोड़ा साहब ने पकड़ी थी, और वो डेट्स में जो खजूर होती है, खजूरों के जो सप्लाई दुबई से आ रही थी, उस बोट में नीचे सोना छुपा के रखा हुआ करते थे, और मैंने वो कवर किया था, किसी के पास ज़्यादा खबर नहीं थी। तो रजत शर्मा ने मुझे बोला कि आप गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर एक स्टोरी करके दीजिए, तो इतने पैसे भी आपको मिलेंगे। तो मैं तो गरीब आदमी था, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी, तो मैंने कहा चलो एक इसी ग्रुप का पेपर है, तो मैगजीन है, तो स्टोरी करूँगा, मुझे और कोई 200-400 रुपये मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो उस चक्कर में मैंने वो गोल्ड स्टोरी करके इनको लिख के दे दी। अब आप मानोगे नहीं, हैरान होगे कि मुझे जब स्टोरी छपी, मैंने मैगजीन वो देखता रहा, मैं 15 दिन के मैगजीन छप के आएगा, और पहली बार बलजीत परमार की स्टोरी एक मैगजीन में छप के आएगी अंग्रेजी के, तो देखा तो स्टोरी में मेरा नाम ही नहीं। स्टोरी तो छपी, फोटोग्राफ भी छपी, लेकिन मेरा नाम नहीं छपा, पैसे भी मिले मुझे। मैंने पूछा जाके शर्मा जी को, मैंने कहा शर्मा जी ये मैंने स्टोरी लिख के दी थी, तो नाम तो मेरा छपा नहीं। तो मुझे बोलते हैं आपको जानता कौन है? मैंने कमाल है, जानता ना जानने क्या बात है, जब आपने मुझे रिक्वेस्ट करके मेरे से स्टोरी लिखवाई, बोलते उसका पैसा हम दे रहे हैं ना। ये गोदी मीडिया की शुरुआत जो है, ये ऐसे लोगों से उस जमाने की शुरू हुई है। रजत शर्मा जी उस समय उस मैगजीन में आरएसएस का जो एक नागपुर से कोई जो मैगजीन निकलता था हिंदी का कोई, उसकी एडिटरशिप छोड़ के, और वो मारवाड़ी ग्रुप के मालकों के ऊपर भी आरएसएस का और बीजेपी का कंटैक्ट्स लगा के एडिटर बन के आए थे। और कमाल की बात यह है कि जो मुझे जो पैसे जो प्रॉमिस किए गए थे कि आपको ये मैगजीन में स्टोरी लिखने का 200, 250 या 100 रुपये जो भी था, मुझे याद नहीं, तो वो भी मुझे बहुत लड़ झगड़ के बाद में लेना पड़ा, क्योंकि मेरा स्टोरी में नाम ही नहीं था। तो ये मेरा ये पहला एक एक्सपीरियंस था जिसको आज हम गोदी मीडिया बोलते हैं। वो जर्नलिस्ट जो अपने पॉलिटिकल, अपने रिलीजियस और अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेके जो जर्नलिज्म में आरएसएस ने प्लांट किए थे, अपने जो उनके जो रिपोर्टर्स बना के, उनको एडिटर बना के डिफरेंट हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर ग्रुप में, मैगजीन्स में जो इन्होंने अपने आदमी बैठाने शुरू किए, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं।
खैर वो बात तो बहुत लंबी है, आगे भी चलेगी। वो दिन गया, उसके बाद रजत शर्मा चले गए कहीं, मैं वहाँ से इंडियन एक्सप्रेस चला गया, वहाँ से वापस फिर फ्री प्रेस आया। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर आर.के. कलंजिया ने शुरू किया 85 में, 84, 85 में। तो मुझे वहाँ भी काम करने का, 87 में मैंने जाके वो न्यूज़पेपर ज्वाइन किया। वहाँ गया तो थोड़े दिनों के बाद रजत शर्मा उस अखबार के एडिटर बन के आ गए। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, एक मैगजीन में कभी रजत शर्मा का आर्टिकल नहीं छपा, ना उस मैगजीन में कभी एडिटोरियल पर रजत शर्मा का नाम था, ना कभी रजत शर्मा की कभी अंग्रेजी अखबार में किसी में कोई रिपोर्ट छपी थी, ना रजत शर्मा को अंग्रेजी लिखनी आती थी। एडिटर का काम होता है एडिटोरियल लिखना सबसे पहले। एडिटर्स जो हैं उनका उस ज़माने में, आजकल तो सब बदल गया, पूरा माहौल बदल गया, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री बदल गई, लेकिन उस टाइम पे अच्छा एडिटर उसको माना जाता था जिनका एडिटोरियल लोग एक जिसको हम बोलते हैं कि वो गुरु की बानी समझ के लोग माना करते थे। नारायण के एडिटोरियल इंडियन ट्रिब्यून में हम पढ़ते थे, गिरिलाल जैन के एडिटोरियल हम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ते थे, और वर्गीज के एडिटोरियल हम एक्सप्रेस में पढ़ते थे। कहने का मतलब ये बड़े बड़े लोग खुश मानते हैं कि एडिटोरियल पढ़ने, लस्कत वीकली में या कुलवंत नैयर के एडिटोरियल पढ़ने, तो ये एक स्टैंडर्ड हुआ करता था जर्नलिज्म का। एक एडिटर जो है वो एक नॉलेजेबल पर्सन गिना जाता था, माना जाता था, और उसकी बातों में सच्चाई हुआ करती थी, और लोग एज ब्लाइंड फॉलोअर जो हैं, जैसे आज अंध भगत जो हैं वो बीजेपी के बने हुए हैं, इसी तरह पढ़े लिखे भगत होते थे, उनको अंध भगत नहीं बोल सकते, पढ़े लिखे भगत, वो एडिटोरियल पढ़ के अखबार के फैन बना करते थे, अखबार पढ़ा करते थे। खैर उसी तरह रजत शर्मा हमारे डेली अखबार के एडिटर बन के आ गए, और वो भी एक लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे बने, कैसे आए। जो उस समय पे जो डेली के जो मालिक थे वो भी कलकत्ता का मारवाड़ी ग्रुप था एक, और वो भी मारवाड़ी, पहले जो फ्री प्रेस के लीडर थे वो कलकत्ता के थे, और कहीं ना कहीं आरएसएस के जो इन्होंने जो बीज बोए हुए थे डिफरेंट मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट में, टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप मारवाड़ियों का ग्रुप है, इंडियन एक्सप्रेस को पूरा मारवाड़ी ग्रुप है, फ्री प्रेस जनरल मारवाड़ी ग्रुप है, और जो आज के जो दैनिक भास्कर या जी न्यूज़ या डीएनए बाद में निकाला, तो इसमें जो 90% जो न्यूज़पेपर और टीवी मीडिया है वो मारवाड़ी लोगों के हाथ में था। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने हमें उस समय समझ में आती थी कि ये एक आरएसएस बैक्ड सिंपैथाइजर जो हैं उनको बीजेपी जो है प्रोत्साहन दे रही। एक और सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमने देखी, एक बहुत बड़ी स्टोरी मैंने की थी, गोल्ड जो हमने प्लेज किया था, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे, हमारे पास आईएमएफ को ब्याज इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं था, तो 50 टन सोना उस समय की सरकार ने ब्रिटिश बैंक और स्विस बैंक के पास गिरवी रखा था, और वहाँ से पैसा लेके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है वो हमने पे किया था। वो बहुत बड़ी स्टोरी थी और बहुत चर्चा उसका पार्लियामेंट तक हुआ। चंद्रशेखर की सरकार भी उसी चक्कर में गिरी, वो एक डिफरेंट कहानी है। उसके बाद जब उसी साल में जब ये स्टोरी हिट हुई, प्रभु चावला इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे, बॉम्बे एडिशन, दिल्ली एडिशन, और रजत शर्मा डेली अखबार के एडिटर, जहाँ भी मेरी वो स्टोरी छपी। उसी साल प्रतीश नंदी जो थे वो एक मुंबई के अखबार के एडिटर थे, जो रिलायंस ग्रुप ने धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था। उसका नाम था ऑब्जर्वर, संडे ऑब्जर्वर। संडे ऑब्जर्वर अपनी पैंठ बनानी चाहता था, अपने एग्जिस्टेंस शो करनी चाहते थे, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट बहुत अच्छी सैलरी दे के संडे ऑब्जर्वर ने हायर किए। मुझे भी ऑफर आई, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे मालूम था कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, और मैं अंबानी की नौकरी नहीं करनी चाहता था। मेरे कुछ और किस्म के एक्सपीरियंस अंबानी ग्रुप साथ के थे, तो मैंने कम सैलरी पे छोटे अखबार में काम करना बेहतर समझा,
और मैं अंबानी की नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं वहाँ नहीं गया। खैर, तो मेरी वो गोल्ड स्टोरी जब छपी तो इन संडे ऑब्जर्वर ने, प्रतीश नंदी ने एक लेटर लिखा सब एडिटर्स को बॉम्बे न्यूज़पेपर्स के कि हम एक लाख रुपए का एनुअल अवार्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उसके लिए जो एडिटर्स हैं वो अपने अखबार में जो उनकी सबसे बढ़िया स्टोरी उस साल की जो छपी है वो स्टोरी और किस रिपोर्टर की है या अच्छी फोटोग्राफ जो है वो फोटोग्राफर का नाम, वो रिकमेंडेशन भेजें आप, तो हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि वो 1 लाख का जो इनाम है वो किसको देना है। अब आप देखिए हैरानी की बात, राजेश शर्मा जी ने वो जो मेरी स्टोरी थी मैंने 3 पार्ट्स में लिखी थी, कैसे वो एयर इंडिया के कौन सी फ्लाइट में कितने दिन कितने बजे वो सोना लेके 3 कंसाइनमेंट में वो जहाज़ निकले, वो तो मेरी स्टोरी थी। लेकिन आखिरी जो मेरी स्टोरी छपने के बाद आखिरी कंसाइनमेंट जो पहले जो आखिरी कंसाइनमेंट जा रही थी उसकी एक फोटोग्राफ इंडियन एक्सप्रेस में छपी। वो फोटोग्राफ ली थी मुकेश परप्यानी, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर हैं, माने हुए हिंदुस्तान के वो प्रेस फोटोग्राफर हैं, मेरे दोस्त हैं, आज भी हैं, मुकेश परप्यानी उनका नाम है। उन्होंने एक फोटो खाली इंडियन एक्सप्रेस में फोटो कैप्शन के साथ छपी थी कि दिस कंसाइनमेंट ऑफ गोल्ड इज बीइंग लोडेड इनटू इंडियन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट। लेकिन मैं तो स्टोरी दूसरी स्टोरी में ही लिख चुका था कि इतनी तारीख को इतने बजे इस फ्लाइट में लास्ट कंसाइनमेंट जाएगी 18 टन की, मेरे अखबार में तो छप चुका था। और वो छपा हुआ इंफॉर्मेशन लेके मुकेश परप्यानी इज एन एंटरप्राइजिंग फोटोग्राफर, उसने निगाह रखी हुई थी कि फ्लाइट कब उड़ेगी। एयरपोर्ट की दीवार के बाहर कहीं एक बड़ा लॉन्ग रेंज जूम कैमरा लेके खड़ा बेचारा, उसने मेहनत की पूरा दिन और उसने फोटोग्राफ ली, मुझे कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो एक फोटो कैप्शन की स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में छपी जिसके एडिटर थे प्रभु चावला। प्रभु चावला वॉज में जूनियर एट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मेरा 2 साल जूनियर था वो। ये ABVP के साथ कालिदास बातेश्वर प्रभु चावला ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से स्टूडेंट इलेक्शन लड़ते थे और 4 साल इनको हमने बुरी तरह हराया था। इनके कैंडिडेट तो जीतने दूर की बात, क्या यूनिवर्सिटी की जो काउंसिल थी हमारी उस पर कब्जा करने की बात तो दूर, इनके 2 से कैंडिडेट से ज़्यादा हमने जीतने नहीं दिए थे। खैर, तो प्रभु चावला इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, राजेश शर्मा डेली का एडिटर, जिसमें मेरी वो 3 इंस्टॉलमेंट छपी थी। राजेश शर्मा ने प्रतीश नंदी को लेटर लिखा कि वो जो गोल्ड स्टोरी के लिए प्रभु चावला को 1 लाख रुपए का अवार्ड मिलना चाहिए। वो इसलिए कि उन्होंने जो फोटोग्राफ छापी है इंडियन एक्सप्रेस में वो अपने आप में सबूत है कि सोना जो है बाहर गया है। मतलब कमाल की देखिए आप चतुराई इनकी। प्रभु चावला ने कोई स्टोरी नहीं किया, प्रभु चावला ने कोई फोटोग्राफ नहीं खींचा। अगर राजेश शर्मा की मेरे साथ कोई दुश्मनी थी या डेली अखबार को सैबोटेज करना चाहता था तो वो मुकेश परप्यानी का नाम पे रिकमेंड कर देते, मुझे कोई इतराज ना होता, मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मुकेश परप्यानी की वो कामयाबी थी, उसने फोटोग्राफ दी थी। राजेश शर्मा नाम प्रपोज कर रहे हैं प्रभु चावला का कि प्रभु चावला ने इतना बड़ा काम किया, मुकेश परप्यानी की वो फोटोग्राफ छाप दी तो उसको 1 लाख रुपए का अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर। मुझे इन बातों का मालूम नहीं था। मुझे अचानक मैं अपना वो स्टोरी, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये इनाम देने का प्रोसीजर क्या है। मुझे तो इतना मालूम था कि संडे ऑब्जर्वर ने ये अवार्ड अनाउंस किया और शायद उनको एंट्रीज मांगी होंगी। तो मैं अपनी वो तीनों स्टोरीज की कटिंग लेके एक लिफाफे में डाल के कवरिंग लेटर लगा के मैं प्रतीश नंदी के पास चला गया, उनके ऑफिस में। मैंने कहा जी आपने अवार्ड अनाउंस किया है, ये मेरी स्टोरी है, मैं अपनी एंट्री लेके आया हूँ। प्रतीश नंदी मेरे देखने लगे, हंसने लगे। बोले बलजीत यू डोंट नो द प्रोसीजर। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमने तो ये रिकमेंडेशन जो है एडिटर से मांगी है एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपके एडिटर की रिकमेंडेशन आ चुकी है। मैंने कहा जी वो कैसे? बोलते मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ
लेकिन उन्होंने आपका नाम नहीं, स्टोरी यही है, तो आपकी स्टोरी है, कहानी वही है, लेकिन उन्होंने प्रभु चावला का नाम रिकमेंड करके भेजा है। मैंने कहा कमाल है, तो आपने क्या सोचा? बोलते कुछ नहीं, मैं तो हंस रहा हूँ देख के। अगर आपका रीडर ही अपने पेपर को रिकमेंड नहीं करता, हमने तो प्रतीश नंदी का कहना था कि हमने सब रीडर्स को ये बोला था कि उनके न्यूज़पेपर की बढ़िया स्टोरी कौन सी है या बढ़िया पिक्चर कौन सी है। और बोलते फनी बात यह है कि आपका रीडर अपने न्यूज़पेपर को रिकमेंड नहीं कर रहा और दूसरे न्यूज़पेपर को रिकमेंड कर रहा है, वो भी एडिटर को, जिसका कोई रोल नहीं है स्टोरी में। वो दिन थे जब उसके 3-4 महीने पहले से ही हम रजत शर्मा का एटीट्यूड टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर देख के हमने एक बहुत बड़ी मुहिम इनको निकालने की चला रखी थी। एम्प्लॉयज़ यूनियन जो हमारी थी, द डेली न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ यूनियन, और बॉम्बे यूनियन और जर्नलिस्ट जो थी वो हमारे सपोर्ट पे थी कि जो एडिटर है वो अखबार को का सत्यानाश कर रहा है और इसको निकालना चाहिए। तो हमारी जो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती थी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ हमारा ऑफिस था पलाबा में, तो हर सीढ़ी के स्टेप के लेफ्ट साइड में दीवार के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर हमने, हमारे आर्टिस्ट जो थे न्यूज़पेपर के, सतीश कामत और दूसरे, इन्होंने लगाए हुए थे। एक वो लंबे लंबे पोस्टर बना के उस पर एक वो आपने देखा होगा बिजली के खंभों पे एक वो खोपड़ी और 2 हड्डियां ऐसे क्रॉस बना होता है, तो उसके नीचे 440 वोल्ट लिखा होता है। तो उस किस्म का वो पिंजर जो होता है स्केलेटन बोन्स का वो, और उसके ऊपर लिखा हुआ था खतरा, डेंजर, दिस एडिटर इज डेंजरस टू द लाइफ ऑफ द डेली, दिस एडिटर इज इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द डेली। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन के पोस्टर हमारे सीढ़ी पे लगे होते हैं नीचे से ऊपर तक, फर्स्ट फ्लोर जाने तक। तो रजत शर्मा को वो जो खोपड़ी वाला डेंजर था वो बनाया हुआ था। तो 3-4 महीने से ये मूवमेंट चल रही थी। रोज हम नीचे रजत शर्मा हाय हाय, रजत शर्मा मुर्दाबाद के नारे हमारी पूरे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, हमारी यूनियन लगाया करती थी। लेकिन इनके कान पे कोई जू नहीं सकती थी। ये बहुत आरएसएस के ट्रेंड आदमी, इनको आदत होती है गालियाँ खाने की, सहने की, और फिर भी ठंडा दिमाग रखने की, और लोगों को एक भ्रम फैलाने की कि हमारे ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं है। 250-300 एम्प्लॉइज कंपनी के वो स्ट्राइक पे हैं, वो नीचे बड़े नारे लगा रहे हैं, और रजत शर्मा जी अपना ब्रीफ केस लेके बड़ी शान से सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं। तो ये बहुत हो गया, और इनका एम्प्लॉइज को बेवकूफ़ बनाने की जो जर्नलिस्ट को बेवकूफ़ बनाने का जो तंत्र मंत्र रचते थे, वो हम भी जर्नलिस्ट थे, हम पकड़ लेते थे। हम कम थोड़ी थे इनसे, कोई पूरा स्टाफ था, सब जर्नलिस्ट थे। तो हमारे वहाँ एक उस जमाने एक काले रंग के टेलीफोन हुआ करते थे। तो बाहर से को फोन आता था, तो बाहर पीए उसको एक इंटरकॉम से अंदर एडिटर से बात करवाता था, तो वो ऐसे बात होती थी। तो हम जब अपनी यूनियन की मीटिंग लेके इनके पास जाते थे कि आप ये हमारी मांगे मानते क्यों नहीं, मैनेजमेंट से बात करो, तो इन्होंने अचानक फ़ोन उठाना। हम 4 आदमी यूनियन के बैठे होते थे। रजत शर्मा फ़ोन उठा के बोलते, हाँ जी अडवाणी जी, पाँव लागू, हाँ जी आप कब आ रहे हो बॉम्बे आप? नहीं सर मैं आ जाता हूँ, आप हुक्म कीजिए, मैं दिल्ली आ जाता हूँ। फ़ोन रख देना और हमें हमारे ऊपर रोब झाड़ना। ये देखिए अडवाणी जी, एल के अडवाणी जी का फ़ोन आया था। थोड़ी देर के बाद फिर वो बजर बजना, फिर फ़ोन उठा लेना ऐसे, हाँ जी मधोक साहब, अच्छा वाजपेयी साहब ने याद किया है, ठीक है मैं आता हूँ, मैं 2 दिन में आ रहा हूँ दिल्ली, वाजपेयी साहब से बात कर। चला हमने क्या लेना देना अडवाणी से, वाजपेयी से? आप हमारे एडिटर हो, हमारी एम्प्लॉइज की डिमांड्स हैं, आप उनकी बात करो, हमें रोक डालना। ये ऐसा 3-4 दिन ऐसे 3-4 बार 2 दिन मीटिंग में हुआ। तो दूसरे दिन बाहर निकल के उनके पीए को पूछा, मैं और सब हमारे जो यूनियन वाले और थे सब ने, कि यार ये जब हम मीटिंग पे जाते हैं तभी वाजपेयी साहब का फ़ोन क्यों आ जाता है, तभी अडवाणी का फ़ोन क्यों आता है? जी पहले बोल के रखते हो क्या, जब मीटिंग में एम्प्लॉइज आए तो इनसे फ़ोन करवा देना। बोलते सर कौन सा अडवाणी, कौन सा वाजपेयी? हमने कहा अभी मीटिंग में तो फ़ोन आया था। बोले सर फ़ोन तो 4 दिन से बंद पड़ा है, डेड पड़ा है, वो तो लाइन ही खराब है पूरी। तो जब फ़ोन ही डेड पड़ा, फ़ोन आएगा कहाँ से?
ये हमारे राजेश शर्मा जी हैं जो आपकी अदालत करते हैं। कभी मेरी अदालत में आ जाए तो मैं उनको सवाल पूछूंगा कि डेड फोन से आप अडवाणी से और वाजपेयी से बात कैसे करते थे। ये इन लोगों की हकीकतें जनाब आपको मैं क्या बताऊं। ये ऐसे मोदी मीडिया पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, अपने ही रिपोर्टर्स को स्टाफ को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, ये किसी ने सीखना हो तो इनसे सीखिए। फिर हमने आखिरी जब इनके कोई असर नहीं हो रहा था, ये दिल्ली की कुर्सी छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, इनको मालूम था कि अगर यहाँ से जाऊँगा तो मुझे कहीं नौकरी मिलेगी नहीं, अंग्रेजी आती नहीं, फिर हिंदी में वापस जाऊँगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हमने भी अपना पैंतरा बदला यूनियन ने, हम 4 लोग फिर गए। आपने एक नाम सुना होगा वी गंगाधर, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बढ़िया राइटर थे, बहुत बढ़िया अंग्रेजी लिखते थे। रजत शर्मा जी ने वी गंगाधर जी को हायर किया कि आप हमारा एडिटोरियल लिख के दिया करो हमारे पेपर का। उनको 500 रुपया शायद एक एडिट लिखने का मिलता था, या 400 होगा 300 होगा पता नहीं। मतलब एक एडिटर जिसका काम एडिट लिखना है, वो एक बाहर के आदमी को एडिट लिखने के लिए वी गंगाधर जी को हायर करता है और उनसे एडिटोरियल लिखा हुआ हमारे अखबार में छपता है। हमें ये बात मालूम थी, हमने उनको पकड़ दिया एकदम। अंदर गए हम लोग, दरवाज़ा बंद किया, इनकी टाइपराइटर पे हमने वो पेज चढ़ाए, इनको बोला आप शर्मा जी एक काम कीजिए, आप ये किसी भी टॉपिक पे, टॉपिक आपका, मर्जी आपकी, आप एक एडिट हमारे सामने टाइप कर दीजिए तो हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे और आपको हम एडिटर क्या, हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह मान लेंगे, आप ये एडिट आप टाइप कर दीजिएगा हमारे सामने। आई थिंक दैट वाज द लास्ट मेल। राजू जी ने अपना टाइप करना तो आता ही नहीं था, ना अंग्रेजी आती थी। इन्होंने फिर अपना ब्रीफ केस उठाया और चले गए। वो दिन था आखिरी दिन राजेश शर्मा का डेली अखबार में। और उसके बाद आप जानते हो कि कैसे फिर इनको बीजेपी ने प्रॉप अप किया, एक छोटी चैनल खुलवाई, फिर पहले आपकी अदालत शुरू करवाई, उसके बाद में चैनल खुलवाई। और वो आदमी जिनको बीजेपी ने 1982 से पाल के रखा हुआ था, अकेले नहीं है, प्रभु चावला जी नहीं है, और बहुत हैं, इनको पाल के रखा हुआ है ओवर द ईयर्स। इतने सालों से इनको रोटियां बोटियां सब दी हैं। तो आज वो अगर बीजेपी के या आरएसएस के गुण नहीं गाएंगे तो और क्या करेंगे वो। इनका जो जर्नलिस्टिक करैक्टर है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। जिनको 4 लाइन लिखनी नहीं आती, जिनको अंग्रेजी में 4 शब्द बोलने नहीं आते, लिखने नहीं आते, वो अंग्रेजी अखबारों के मैगजीन के एडिटर बन के बैठते हैं। ये कौन सा असर सूख लेके आए होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा लो। अकेला रजत शर्मा नहीं है, ऐसे 150 और भी हैं। सबको जानता हूँ मैं, किससे सुनाने शुरू करूँगा तो आप थक जाओगे सुनते सुनते। तो इसलिए आप सुनते रहो, मैं सुनाता रहूँगा। अगले वीरवार को फिर थर्सडे को आपके सामने पेश होंगे। और ऐसे गोदीय मीडिया के लोग जो जिनका काम शुरू से ही देश को बेवकूफ़ बनाना है, वो आज भी बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हकीकत को समझिए और इनसे खबरदार रहिए। अगले वीरवार को थर्सडे को फिर मिलेंगे मेरे साथ, बलजीत परमार के साथ, बलजीत परमार फॉर यू चैनल पे। और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको सुनिए, पढ़िए और आगे लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी अदालत में फिर आऊँगा अगले थर्सडे।